YouTube चैनल पर स्वागत है। अभी हाल ही में जैसे नवंबर के फर्स्ट वीक में दो जो महत्वपूर्ण एग्जाम जो है वो होने हैं, एक तो कांस्टेबल, दूसरा जो है VMOU के प्री बीएड का एग्जाम। दोनों में ही करंट जीके अपना एक विशेष स्थान रखता है। तो आज की इस क्लास में करंट जीके की बात करेंगे। तो करंट जीके में भी सबसे मेन जो है फर्स्ट देखो, इंदिरा रसोई योजना। अब इंदिरा रसोई योजना क्या है? जैसे बीजेपी गवर्नमेंट ने चलाई थी अन्नपूर्णा रसोई योजना, अब उसी सिस्टम पे किसने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की। अब ये पूछे कब शुरुआत हुई, तो 20 अगस्त 2020 को। जितने भी राजस्थान के नगर निकाय जो हैं, उन नगर निकायों में 358 जो हैं वो रसोई घर जो है वो बनाए गए। और इन रसोई घरों में क्या है, 358 रसोई घर है। अब इसमें क्या है, 8 रुपए में प्रति थाली खाना और प्लस 12 रुपए की क्या मिलेगी इसमें सब्सिडी, यानी एक्चुअल जो वैल्यू जो है वो तो है 20 रुपए। 8 रुपए में खाना है, 12 रुपए उस पे सब्सिडी, टोटल जो है वो 20 रुपए है वैल्यू दो। अब अपने को कितने रुपए पे करके आते, तो 8 रुपए में वो खाना जो है वो अपने को मिलेगा, 12 रुपए जो वो सब्सिडी देगी। और इस प्रकार से इस योजना में प्रति वर्ष जो है वो 100 करोड़ रुपए का क्या होगा, व्यय होगा। अब इस रसोई योजना में एक तो ये खाना है, और खाने का टाइम, सुबह के खाने का टाइम जो है 8:30 बजे से लेके 1 बजे तक, और शाम के खाने का टाइम जो है वो है 5 बजे से 8 बजे तक। इसके साथ साथ इस खाने का मेन्यू क्या रहेगा, तो 100 ग्राम तो रहेगी दाल, 100 ग्राम ही सब्जी और 250 ग्राम चपाती और इसके साथ अचार जो है वो रहेगा। अब यदि अपने पूछे कि इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब हुई, तो 20 अगस्त 2020 को हुई। नगर निकायों की बात करें तो नगर निकायों में शुरुआत हुई है 328 रसोई घर। अब इनमें भी ये ध्यान रखना कि नगर निगम जो है वहां तो 300 व्यक्तियों का खाना जो है वो तैयार होगा, और अन्य जो क्षेत्र हैं वहां 150 व्यक्तियों का खाना जो है वो क्या होगा, इसमें तैयार किया जाएगा। और यदि अपने सोचे सरकार पर इसका व्यय जो है वो कितना होगा, तो 100 करोड़ रुपए जो है प्रति वर्ष जो है वो इंदिरा रसोई योजना पर क्या होंगे, व्यय होंगे। उसके बाद में सेकंड जो है वो है कांग्रेस सरकार को लेकर। तो कांग्रेस सरकार में क्या हुआ कि सचिन पायलट जो उप मुख्यमंत्री थे और उन्हें पद से वो जब पद से हटके, या अपने ये कहते कि कांग्रेस का जो हाल जो था वो कांग्रेस राजस्थान में सरकार गिरने के चांसेस थे, परंतु अशोक गहलोत सरकार ने क्या किया, अपना बहुमत जो वो साबित कर दिया। तो सचिन पायलट जो मुख्यमंत्री पद पर थे उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया, या अपने ये कह रहे कि हटा दिया। तो एक तो सचिन पायलट जी हट गए, उसके साथ साथ सचिन पायलट के समर्थन में जो थे, एक तो थे मुकेश भाकर और एक जो थे वो थे अभिमन्यु पुनिया। तो अभिमन्यु पुनिया जो है वो तो है NSUI के अध्यक्ष थे, तो मुकेश भाकर जो थे वो थे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष। अब देखो, यदि आपने सोचे मुकेश भाकर ने इस्तीफा दे दिया युवा कांग्रेस अध्यक्ष के पद से, तो मुकेश भाकर की जगह तो बनाया गया है गणेश घोगरा को। इनको बनाया गया गणेश घोगरा को, और अभिमन्यु पुनिया की जगह जो है वो बने हैं अभिषेक चौधरी। अब यदि हमने और इसके साथ साथ सचिन पायलट के पास प्रदेशाध्यक्ष का पद भी था, तो कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष जो हैं वो अब कौन बन गए, गोविंद सिंह डोटासरा। और गोविंद सिंह डोटासरा साथ में शिक्षा मंत्री भी हैं। तो फर्स्ट अपने को ये कह रहे हैं कि प्रदेशाध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो गोविंद सिंह डोटासरा है। युवा कांग्रेस अध्यक्ष कौन है, तो गणेश घोगरा है। और NSUI के जो अध्यक्ष है वो कौन है, अभिषेक चौधरी। उसके बाद में थर्ड नंबर पर अपने को क्या कह रहे हैं कि थर्ड नंबर पर है राज्यसभा चुनाव। राजस्थान में राज्यसभा सीटें हैं
सीटों पर अभी चुनाव हुए जून 2020 में, 3 सीटों पर चुनाव, और 3 सीटों में क्या रहा कि 2 सीटें तो रही कांग्रेस की और 1 सीट जो है वो रही बीजेपी की। तो बीजेपी से तो कौन रहे? राजेंद्र गहलोत, राजेंद्र गहलोत। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से रहे नीरज डांगी और केसी वेणुगोपाल, केसी वेणुगोपाल। देखो फर्स्ट अपने को ध्यान रखते हैं इंदिरा रसोई योजना का, सेकंड अपने को ध्यान रखते हैं कांग्रेस के विभिन्न पदाधिकारियों का, थर्ड जो है वह राज्यसभा के चुनावों से रिलेटेड है। उसके बाद में फोर्थ अपने को क्या ध्यान रखते हैं? आरक्षण। अभी देखो गुर्जर जो समाज जो है वो राजस्थान में आंदोलनरत रहा है आरक्षण को लेकर। गुर्जर या एमबीसी कास्ट को 1% आरक्षण था, 1% से बढ़ा के अब कितना कर दिया? 5% कर दिया। 1% से बढ़ा के कितना कर दिया? 5%। और इस आरक्षण एमबीसी में 5 कास्ट लगानी होगी, एक तो गुर्जर, दूसरी रायका या फिर रेवाड़ी, रायका या रेवाड़ी, तीसरी बंजारा, चौथी गडरिया और पांचवी जो है वो है लोहार। और रायका का रेवाड़ी जो है वो ऊंट पालन जाति है, ऊंट पालन जाति। अब यदि अपने सोचे आरक्षण जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट ने 1% से बढ़ा के कितना कर दिया? 5% के एमबीसी में, और उसमें कितनी कास्ट लाभान्वित होगी? तो 5 कास्ट जो है वो लाभान्वित होगी, गुर्जर, फिर उसके बाद में रायका, बंजारा, गडरिया और लोहार। इसके बाद में क्या है कि कौन प्रमुख जो ऐप जो है, देखो प्रमुख ऐप जो है वो कौन कौन सी चलाई गई है, वो भी बहुत ही टेस्ट है। तो बेस्ट जो महत्वपूर्ण ऐप जो है वो कौन कौन सी है? अभी कोविड-19 को देखते हुए, इसको देखते हुए, कोविड-19 को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? 5 नंबर पे अपने को ध्यान रखना प्रमुख ऐप्स, एप्लीकेशंस। तो फर्स्ट जो है वो है आरोग्य सेतु। अब आरोग्य सेतु जो है वो किसके लिए बनाया गया था? तो कोविड-19 के संदर्भ में बनाया गया, ताकि अपने किसी संक्रमित व्यक्ति के टच में आते हैं तो आरोग्य सेतु यदि ऐप है तो अपने को क्या पता चल जाएगा कि अपने किसी कोविड-19 के संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में है। तो उसमें अपने को ब्लूटूथ और लोकेशन जो है वो अपनी क्या रखनी होती है? ऑन रखनी होती है। उसके बाद में सेकंड जो है वो है नाडा, NADA, नाडा। अब ये नाडा ऐप क्या है? नाडा क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ऐप। ये क्या है ना? एजेंसी ऐप, नाडा ऐप। ये एंटी डोपिंग यानी नशीले पदार्थों का सेवन जो खिलाड़ी करते हैं उनसे रिलेटेड जो ऐप है वो कौन सी है? नाडा ऐप। उसके बाद में थर्ड जो है वो है हरित पथ ऐप। अब इस हरित पथ ऐप जो है वो NHAI ने शुरुआत की। जितने भी नेशनल हाईवे हैं उनके किनारों पर वृक्षारोपण करना और उसके साथ साथ वहां पर निगरानी रखना, इससे रिलेटेड जो ऐप जो है वो कौन सी है? हरित पथ ऐप है। और इसके साथ साथ NHAI ने अभी 25 वर्ष पूरे किए थे जुलाई 2020 में। तो उन 25 वर्ष पूरे होने की खुशी में या 25 साल पूर्ण होने पर क्या किया? 25 दिनों में 25 लाख पौधे लगाए। कितने पौधे लगाए? 25 लाख पौधे लगाए, जिसका जो रखा गया था हरित भारत संकल्प। अब यदि हमने सोचे कि हरित भारत संकल्प क्या है, तो हरित भारत संकल्प जो है वो क्या है? 25 दिनों में 25 लाख पौधे लगाए थे NHAI में 25 वर्ष अपना पूर्ण होने पर। तो आरोग्य सेतु ऐप क्या है? नाडा ऐप क्या है? और हरित पथ ऐप जो है वो क्या है? तो ये फिफ्थ में अपने को क्या ध्यान रखना है? प्रमुख ऐप्स जो है वो ध्यान में रखनी है। 6 नंबर पर क्या है? स्माइल। अब यदि हमने सोचे स्माइल क्या है, तो स्माइल क्या है? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। देखो यदि हमने सोचा स्माइल जो है, पहले तो पूरा नाम क्या है? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। अब
जो है वो किससे रिलेटेड है, तो कोविड-19 के अंतर्गत बच्चों के यानी विद्यालय तो क्या है बंद है, इसलिए ऑनलाइन जो बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री जो है वो किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत दी जा रही है, तो स्माइल प्रोजेक्ट। 30 या 40 मिनट का क्या होता है शिक्षण सामग्री या वीडियो जो है वो बच्चों तक प्रोवाइड करवाया जाता है, किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, स्माइल प्रोजेक्ट के अंतर्गत। अब यदि अपने पूछे स्माइल जो है वो तैयार कौन करते हैं, तो RSCERT राजस्थान स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च जो है इंस्टीट्यूट जो है वो कहां पे है, उदयपुर। तो उनके निगरानी में ये जो है वो क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। अब यदि हमने सोचे स्माइल क्या है, तो शिक्षा से रिलेटेड एक कार्यक्रम जो है वो चलाया गया कोविड-19 के अंतर्गत, ताकि ऑनलाइन जो है वो बच्चों तक क्या पहुंच के शिक्षा पहुंचे। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट था शिक्षा वाणी। अब ये शिक्षा वाणी क्या है, तो शिक्षा वाणी तो क्या है दूर उसके रेडियो से अपने क्या कर सकते हैं, बच्चों तक जो है वो शिक्षण सामग्री जो है वो पहुंचाई जाती है, यानी ऑडियो जो है वो एक टाइप से प्रोवाइड करवाई जाती है, तो वो शिक्षा वाणी प्रोजेक्ट में है। आकाशवाणी के अंतर्गत जो है वो शिक्षण सामग्री जो है से रिलेटेड जो अभियान जो है वो क्या है, शिक्षा वाणी है। स्माइल जो है वो क्या है, एक लिंक जो है वो शेयर किया जाता है बच्चों तक, तो स्माइल, फिर उसके बाद में है शिक्षा वाणी, फिर उसके बाद में एक ही जानना शिक्षा वाणी की जो शुरुआत जो हुई थी वो की गई थी 11 मई 2020 से, 11 मई 2020 से शुरुआत की गई। उसके बाद में लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत जो है उन्होंने इस ऑनलाइन ट्रेड का या ऑनलाइन जो ये टेक्निक जो है लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का उद्घाटन किया, कब किया, 16 मई 2020 को। अब इसमें क्या है, कोविड-19 के अंतर्गत जो लेबर जो है अन्य राज्यों से यहाँ आते थे, तो उनकी जो मैपिंग करने के लिए, ऑनलाइन मैपिंग करने के लिए जो प्रोजेक्ट जो है वो कौन सा है, लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ऐसे ही एक देखो कोविड-19 में सोनू सूद भी क्या रहे थे, बहुत ज्यादा एक्टिव रहे थे। मुंबई से जो भारत के अन्य राज्यों के लोग जो है वो मुंबई में फंसे हुए थे, उनको अपने निजी खर्चे से क्या किया, उन्होंने अपने घर पे पहुंचाया था। तो सोनू सूद ने भी क्या किया, एक ऐप जो है प्रवासी भारत ऐप, प्रवासी भारत मजदूर ऐप जो है वो शुरुआत की। इसमें क्या है, जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो अपने क्या कर सकते हैं, इस ऐप पे अपने चेक कर सकते हैं कहाँ अब एम्प्लॉयमेंट के लिए नीड है। तो एक तो लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये भी क्या है, ऑनलाइन मैपिंग है। ऐसे ही ये सोनू सूद की ऐप जो है वो भी क्या है, ऑनलाइन मैपिंग की तरह की अपना क्या करती है, काम जो है वो करती है। उसके बाद में एक जो है ब्यावर आसीन और मंडल। देखो ब्यावर है अजमेर में, आसीन भीलवाड़ा, मंडल भीलवाड़ा। ब्यावर, आसीन और मंडल, इनको नेशनल हाईवे लिंक करता है, वो करता है नेशनल हाईवे 158। इनको ब्यावर, आसीन और मंडल को। अब नेशनल हाईवे 158 में क्या है कि ये एक तो विश्व बैंक के सहयोग से क्या किया जा रहा है, इसको डेवलप किया जा रहा है। फिर इसके साथ साथ अपने एक तो विश्व बैंक के सहयोग से किया जा रहा है, किनको जोड़ेगा, ब्यावर, आसीन और मंडल को, और 412.95 करोड़ रुपए जो है वो वित्तीय सहयोग है इसका, विश्व बैंक का, इसमें नेशनल हाईवे 158 में। उसके बाद में देखो एक तो अपने को स्माइल जो है ऑनलाइन शिक्षण सामग्री है, शिक्षा वाणी की बात करें तो आकाशवाणी के तहत है, फिर लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या है, ऑनलाइन मैपिंग है, ब्यावर, आसीन, मंडल जो है नेशनल हाईवे 158 जो वो डेवलप किया जाएगा, किसके सहयोग से किया जाएगा, तो विश्व बैंक के सहयोग से किया जाएगा। एक जो है नरेगा, अब नाम जो वो क्या है इसका, मनरेगा। अब इस नरेगा में क्या है कि अप्रैल 2020 से मजदूरी जो है वो 199
220 रुपए, 199 से घटा के कितना कर दिया, 220 कर दिया। और मैट की बात करें तो मैट की 215 से क्या कर दिया, 235 कर दिया। देखो नेक्स्ट क्या है, हमें जयपुर, जयपुर को अभी वर्ल्ड यूनेस्को ने, यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का जो प्रमाण पत्र जो है, प्रमाण पत्र जो है वो 5 फरवरी 2020 को सौंपा। अब यदि अपने सोचे कि हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का जो सर्टिफिकेट जो है वो किसको सौंपा गया, तो किसको सौंपा गया, तो जयपुर को सौंपा गया। उसके बाद में यदि अपने से पूछे कि देखो अभी पूरे भारत में पानी की समस्या हेतु, पानी की समस्या जो है उसके लिए 100 जिले जो है वो चिन्हित किए गए हैं जहां पानी की समस्या है। देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान भारत के कितने जिले हैं जो पानी की समस्या से ग्रसित है, तो 100 जिले हैं। और इन 100 जिलों में राजस्थान के 5 जिले ऐसे हैं जो पानी की समस्या से सामना करें। कौन कौन से 4-5 जिले हैं, एक तो है बारां, दूसरा जो है वो है जैसलमेर, तीसरा जो है वो है धौलपुर, चौथा जो है वो है करौली और पांचवा जो है वो है सिरोही। अब यदि अपने पूछे 5 जिले कौन कौन से हैं राजस्थान के जहां पानी की समस्या जो है वो है बारां, जैसलमेर, धौलपुर, करौली और सिरोही। देखो जयपुर यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी सर्टिफिकेट दिया गया। पानी की समस्या हेतु तो पूरे भारत में 100 जिले चिन्हित किए गए जिसमें राजस्थान के कितने जिले हैं, तो 5 जिले जो है वो शामिल किए गए, बारां, जैसलमेर, धौलपुर, करौली और सिरोही। उसके बाद में अभी हाल ही में राज्य सरकार ने हनुमानगढ़ को अल्पसंख्यक बाहुल्य जिला घोषित करने का प्रस्ताव जो है केंद्र सरकार को भेजने की योजना बनाई है। प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। अब यदि अपने सोचे कि राजस्थान सरकार जो है या राज्य सरकार जो है किस जिले को अल्पसंख्यक जिला घोषित करवाने का प्रस्ताव जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगी, तो किस जिले को अल्पसंख्यक जिला घोषित किया जाएगा, तो हनुमानगढ़ को जो है वो क्या किया जाएगा, अल्पसंख्यक बाहुल्य जिला घोषित किया जाएगा। उसके बाद जो है निरोगी राजस्थान दिवस, निरोगी राजस्थान दिवस। देखो अभी जो 2020-16 जो बजट दिया है, 2020 का जो बजट है, इसमें अपनी 2020 के बजट पे क्या रहेगी, एक अलग स्पेशल क्लास रहेगी क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न भी आता है। तो 2020 का जो बजट जो है वो 7 संकल्पों पर आधारित है। इसमें फर्स्ट संकल्प जो है, पहला संकल्प जो है गहलोत सरकार का, वो यही था कि निरोगी राजस्थान, निरोगी राजस्थान। और यदि प्रथम संकल्प की बात करें तो निरोगी राजस्थान के रिलेटेड प्रति वर्ष निरोगी राजस्थान दिवस भी मनाया जाएगा। किस दिन मनाया जाएगा, तो 17 दिसंबर का दिन जो है वो डिसाइड किया गया। 17 दिसंबर 2020 को पहला जो है वो निरोगी राजस्थान दिवस जो है वो मनाने की प्लानिंग जो है वो रघु शर्मा ने निर्देश दिए। उसके बाद में यदि अपने सोचे कि महिला समानता दिवस, जो महिला समानता दिवस की बात करें तो महिला समानता दिवस जो है वो मनाया जाता है 26 अगस्त को। कब मनाया जाता है, 26 अगस्त को। और न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड ने अपना पहला जो है महिला समानता दिवस जो है वो कब मनाया गया था, 1893 में। यानी यहाँ इक्वलिटी जो है, जेंडर गैप जो है वो बिल्कुल नहीं है। यहाँ महिला और महिला को क्या माना गया, तो इसके इक्वल यानी महिला समानता दिवस की बात करें तो 26 अगस्त जो है वो किस दिन के रूप में मनाया जाता है, तो महिला समानता दिवस के रूप में। और सबसे पहले महिला दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है, न्यूजीलैंड में सबसे पहले महिला समानता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट जो है वो है जन आधार योजना। अब ये जन आधार योजना क्या है, बीजेपी गवर्नमेंट
योजना थी भामाशाह स्वास्थ्य योजना, भामाशाह स्वास्थ्य योजना। इस भामाशाह स्वास्थ्य योजना के स्थान पर 1 अप्रैल 2020 से कौन सी योजना की शुरुआत कर दी गई? जन आधार योजना। और इस जन आधार योजना में क्या है कि एक परिवार की यूआईडी जो है वो एकत्र बनेगी और इसमें डायरेक्ट जो है 56 जो सरकारी योजनाएं हैं, 56 सरकारी योजनाओं का लाभ जो है वो डायरेक्ट जो है वो मिलेगा। तो जन आधार योजना जो है वो किस योजना के स्थान पर है? तो भामाशाह स्वास्थ्य योजना के स्थान पर है। कब शुरू की गई? तो 1 अप्रैल 2020 में। ऐसे ही सुपोषित माँ योजना, सुपोषित माँ योजना। अब सुपोषित माँ योजना में क्या है? गर्भवती महिला और उसके माँ बनने और उसके बच्चे की सिक्योरिटी से रिलेटेड। और सुपोषित माँ योजना की शुरुआत जो है वो कब की गई? 1 मार्च 2020 को। कहां से हुई? तो कोटा से। और ये हमने सोचे उद्घाटन जो है वो किसने किया था? तो ओम बिड़ला, ओम बिड़ला। अब ये हमने सोचे कि जन आधार योजना तो 1 अप्रैल 2020 को शुरू हुई। सुपोषित माँ योजना की बात करें तो सुपोषित माँ योजना जो वो कब शुरू हुई? 1 मार्च 2020 को। तो कहां से शुरू हुई? तो कोटा से। उसके बाद में है जयपुर एयरपोर्ट। जयपुर एयरपोर्ट की बात करें तो स्वच्छता रैंकिंग में जयपुर एयरपोर्ट जो है वो तीसरे स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर। और यदि अपने से पूछे पहला स्थान किसका रहा है? तो पहला स्थान जो है वो रहा है कोलकाता का, दूसरा जो रहा है वो चेन्नई वाले का रहा है, तीसरे नंबर पर जो है वो अपने जयपुर एयरपोर्ट है। उसके बाद में एक एथलीट है भावना जाट। अब यदि हमने सोचे भावना जाट जो है किस खेल से रिलेटेड है? एथलीट से। उसके बाद में यदि हमने सोचे कि कहां से है? राजसमंद से। अभी इन्होंने क्या किया है? पैदल को वॉक करने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम किया भावना जाट ने। और भावना जाट का संबंध जो है वो किस जिले से है? राजसमंद से। खेल की बात करें तो एथलीट। तो जन आधार योजना 1 अप्रैल 2020 को शुरू हुई। सुपोषित माँ योजना की बात करें 1 मार्च 2020 को। स्वच्छता रैंकिंग में राजस्थान का जयपुर एयरपोर्ट का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। भावना जाट की बात करें तो एथलीट है और कहां की है? राजसमंद। इसके बाद में मेवाड़ फाउंडेशन, मेवाड़ फाउंडेशन ये इन्होंने क्या किए हैं? अपने पुरस्कार जो है वो दिए। और इनमें क्या मुख्य जो पुरस्कार हैं? एक तो है हल्दी घाटी अलंकरण या हल्दी घाटी पुरस्कार। ये किसको दिए? तो राज चंगेपा। अब ये जब मैं सोचे हल्दी घाटी जो अलंकरण जो है वो किसको दिया गया है? तो हल्दी घाटी जो है वो किसको दिया गया है? राज चंगेपा। ऐसे यदि हमने से पूछे कि हकीम खान सूर अलंकरण ये किसको दिया गया है? तो मनहर उदास, मनहर उदास। यानी मेवाड़ फाउंडेशन जो पुरस्कार है एक तो है हल्दी घाटी अलंकरण, दोनों ही बेस्ट है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है हल्दी घाटी अलंकरण और हकीम खान सूरी अलंकरण किसको दिए गए? तो हल्दी घाटी अलंकरण जो है तो वो तो है राज चंगेपा को, और हकीम खान सूर अलंकरण जो है वो किसको दिया गया? मनहर उदास को। भावना जाट एथलीट है, कहां से है? राजसमंद से। जयपुर एयरपोर्ट की रैंकिंग कौन से नंबर पर है? तीसरे स्थान पर। जन आधार योजना की बात करें तो 1 अप्रैल 2020 और सुपोषित माँ योजना की बात करें तो 1 मार्च 2020। आगे जो है वो है नेक्स्ट स्टोना 2020। अब यदि हमने सोचा ये स्टोना 2020 क्या है? तो स्टोना जो है वो स्टोन से रिलेटेड है, पत्थर से। और अंतरराष्ट्रीय स्टोना जो सम्मेलन जो है पत्थरों का वो हुआ था बेंगलुरु में। अब इस बेंगलुरु में क्या हुआ कि राजस्थान से रूडा के निर्देशन में 15 जो कलाकार जो थे उन्होंने क्या किया? पत्थरों पर अपनी कलाकारी जो है वो प्रदर्शित की थी। अब यदि हमने
हमने सोचे स्टोना 2020 का आयोजन कहाँ किया गया, बेंगलुरु में, और वहाँ राजस्थान से रूडा के नेतृत्व में कितने व्यक्ति गए, कितने कलाकार गए, कितने कलाकार गए थे, 15 जो कलाकारों ने वहाँ अपना जो है कर्तव्य, अपने ये कहते कलाकारी जो है वो करके वहाँ दिखाई। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है राजस्थान आवासन मंडल। राजस्थान आवासन मंडल। अभी राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना जो है वो हुई थी 1970 में, यानी अब चल रहा है 2020, यानी अभी इसने क्या किए हैं 50 वर्ष पूर्ण किए। 50 वर्ष पूरे कब किए हैं तो 2020 में। 50 वर्ष पूरे किए तो इसके लिए एक अपने ये कहते 23 फरवरी 2020 को क्या किया गया, समारोह जो है वो आयोजित किया गया। और इन 50 वर्ष के पूर्ण होने की एक पुस्तक थी स्वर्णिम मंडल। स्वर्णिम मंडल 50 वर्ष पूर्ण होने पर इसका क्या किया गया, विमोचन जो है वो अशोक गहलोत द्वारा किया गया। अब यदि हमने सोचे स्वर्णिम मंडल क्या है, तो स्वर्णिम मंडल में क्या है 1970 से लेकर 2020 तक 50 सालों में राजस्थान आवासन मंडल की उपलब्धियों का जो वर्णन जो है वो एक पुस्तक के माध्यम से किया गया। उसके बाद में हेडिंग नंबर 23 पे क्या है, ऑनेस्टी शॉप्स। ऑनेस्टी शॉप्स। अब ऑनेस्टी है ईमानदारी। ईमानदारी की जो दुकानें जो हैं राजस्थान में 19 खोली जाएंगी। राजस्थान में ऑनेस्टी शॉप्स कितनी खोली जाएंगी, 19। अब इस ऑनेस्टी शॉप का मतलब क्या है, इनमें कोई भी दुकानदार नहीं होगा, नो शॉपकीपर। आप सिर्फ अपने को डेली पैसे और रुपए रखकर अपना सामान जो है वो अपने को क्या कर लेना है, उठाना। तो इस तरह से यदि अपने सोचे ऑनेस्टी शॉप्स जो है वो राजस्थान में कितनी बनेगी, तो ऑनेस्टी शॉप्स जो है कितनी बनेगी, 19 जो है ऑनेस्टी शॉप्स जो है वो बनेगी। उसके बाद में है मुक्ति कारवां अभियान। मुक्ति कारवां अभियान क्या है, प्रदेश में बाल श्रम और तस्करी के विरुद्ध जन जागृति फैलाने का अभियान जो है वो कौन सा है, मुक्ति कारवां अभियान। देखो ऑनेस्टी शॉप्स की बात करें तो 19 में, नो शॉपकीपर, रुपए देकर अपने ईमानदारी से अपने को सामान वहां से लेने। मुक्ति कारवां अभियान बाल श्रम और तस्करी की जागृति लाने के लिए चलाया गया अभियान है। उसके बाद में एक है प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण। अभी हाल ही में प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण में किसको शामिल किया गया है, तो गोंडावन जो पक्षी है राजस्थान का राज्य पक्षी है, इसको भी क्या किया गया, प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण में इसको क्या किया गया, शामिल किया गया। देखो ऑनेस्टी शॉप्स की बात करें तो 19 मुक्ति कारवां बाल श्रम और तस्करी से रिलेटेड है। आवासन मंडल ने भी अपने 50 साल पूरे होने पर अपनी पुस्तक का विमोचन किया है स्वर्णिम मंडल का। और स्टोना 2020 में राजस्थान के 15 जो कलाकार थे उन्होंने पार्टिसिपेट किए रूडा के निर्देशन में। और गोंडावन को क्या किया गया, अभी प्रवासी प्रजातियों की संरक्षण में लिस्ट में शामिल किया गया। उसके बाद में है बाबूराम सैनी। अब यदि हमने सोचे बाबूराम सैनी जो है वो क्यों फेमस रहे, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही थी, इनकी बाबूराम सैनी। और बाबूराम सैनी की बात करें तो ये कहां से रिलेटेड है, श्री माधोपुर। और ये श्री माधोपुर जो है वो कौन से जिले में है, सीकर में। उसके बाद में इनकी खास बात क्या रही कि 12 वर्ष की आयु में भी ये स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है। सिर्फ कितने एज में, 12 वर्ष की में। और 2 फरवरी 2020 को अभी इनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हुआ है। तो बाबूराम सैनी जो है इनका संबंध किससे है, तो बाबूराम सैनी का संबंध एक स्वतंत्रता सेनानी से है। इनका हाल ही में क्या हुआ, अभी निधन हो गया। उसके बाद में टर्टल। अब ये टर्टल क्या है, टर्टल क्या है, एक फिल्म है जिसमें किसका अपने को दिया हुआ है, जल संरक्षण का संदेश जो है वो दिया हुआ है, जल को बचाना। और यदि अपने से जल संरक्षण की बात है, इसके साथ साथ इसकी जो रिपोर्ट जो है जीएसटी फ्री भी रखा गया इसको। किसी भी तरह का जीएसटी कहते हो चाहे अपने ये कहते हैं कि टैक्स जो है इस फिल्म से
फिल्म है जिसमें संदेश जो है वो किसका है, तो टर्टल में किसका संदेश है, जल संरक्षण का संदेश है। उसके बाद में 314वीं महाराजा सूरजमल जयंती, महाराजा सूरजमल जयंती। अब सूरजमल जाट जो है जिनको क्या कहा गया था, जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून, और ये हमने सोचे कौन सी जयंती बनाई गई है, तो 314वीं। कहाँ बनाई गई है, तो भरतपुर में क्या किया गया, इनकी 314वीं जो जयंती है उसका आयोजन किया गया। उसके बाद में है सड़क उन्नयन स्वीकृति, यानी सड़कों के विकास से रिलेटेड की जो स्वीकृति जो हुई है, उसमें पूरे भारत में राजस्थान को जो है वो कौन सा स्थान मिला है, तो दूसरा स्थान जो है वो किसको मिला है, राजस्थान को मिला है। यदि अपने से पूछे कि सड़क उन्नयन स्वीकृति में राजस्थान का जो स्थान है कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। टर्टल की बात करें तो टैक्स फ्री रखा गया है, एक जल संरक्षण से संबंधित क्या है, शॉर्ट टर्म है। 314वीं महाराजा सूरजमल जयंती का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया, भरतपुर किया गया। बाबूराम सैनी जो है वो स्वतंत्रता सेनानी है जिनका हाल ही में निधन हुआ है 2 फरवरी 2020 को। उसके बाद में नेक्स्ट जो है डिजी लॉकर, डिजी लॉकर यानी डिजिटल लॉकर। अब इस डिजी लॉकर में क्या है, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और विवाह प्रमाण पत्र, इस तीनों प्रकार के जो प्रमाण पत्र जो है वो डिजिटल रूप से क्या कर सकते हैं, अपने अप्लाई कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, तो वो क्या है, डिजी लॉकर सुविधा है। तो डिजी लॉकर में कौन कौन से प्रमाण पत्र है, जन्म दर, मृत्यु दर और जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु का और विवाह का। तो बाबूराम सैनी स्वतंत्रता सेनानी, टर्टल एक फिल्म है, 314वीं महाराजा सूरजमल जयंती जो भरतपुर में है, सड़क उन्नयन स्वीकृति राजस्थान का दूसरा स्थान है। और डिजी लॉकर की बात करें तो जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और विवाह प्रमाण पत्र के डिजिटल जो है वो लॉकर सुविधा है। अभी नेक्स्ट जो है वो है इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट योजना। अब ये क्या है, इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट योजना की शुरुआत जो है वो करवाई कब हुई, 18 मई 2020 को। ये क्या होता है, किस लिए है कि जो नवजात होते हैं उसको कई बार क्या होता है, वो मैले कपड़ों में लपेट लेते हैं जिससे इन्फेक्शन होने की ज्यादा संभावना रहती है, तो उनसे निजात के लिए इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट योजना की शुरुआत जो है 18 मई 2020 को हुई। और यदि लड़की का जन्म होता है तो पिंक कलर की क्या दी जाएगी, ये बेबी किट जो है इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट जो है वो क्या दी जाएगी, प्रसूता को जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। उसके बाद में जो है वाटर सिक्योरिटी प्लान, वाटर सिक्योरिटी प्लान। अभी वाटर सिक्योरिटी प्लान जो है वो अटल भूजल योजना के अंतर्गत, कौन सी योजना के अंतर्गत, अटल भूजल योजना के अंतर्गत 17 जिलों में 17 जिलों की 876 ग्राम पंचायतों में ये प्लान जो है लगाया जाएगा, अटल भूजल योजना प्लान। और इसका जो पैसा जो है वो किसके सहयोग से है, तो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से जो है वो पैसा जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट योजना की बात करें तो 18 मई 2020 और नवजात के जन्म पे या लड़की के जन्म पर तो अपने को कितने रुपए हैं, तो रुपए क्या है, लड़की के जन्म पर पिंक कलर की क्या दी जाएगी, उसको बेबी किट दी जाएगी। और वाटर सिक्योरिटी प्लान जो है वर्ल्ड बैंक के सहयोग से अटल भूजल योजना के अंतर्गत 17 जिलों की 876 जो पंचायतों में किया जाएगा। उसके बाद में जो बीसू का कार्यक्रम है, बीसू का कार्यक्रम समिति, अब बीसू का जो है वो है 20 सूत्रीय कार्यक्रम और इसके अध्यक्ष जो हैं, अभी इसका गठन हुआ है दोबारा, अब इसके अध्यक्ष जो है वो सीएम खुद हैं अशोक गहलोत। अब यदि अपने से पूछ ले कि बीसू का कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष जो है तो
तो बेसुगा का इसके अध्यक्ष जो है वो कौन है, तो अशोक गहलोत। उसके बाद में नंबर 34 पे है छत्रपाल सिंह। अब ये छत्रपाल सिंह झुंझुनू जिले से रिलेटेड है और 23 वर्षीय जवान जो जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले में क्या हो गए थे, शहीद हुए थे। यदि अपने सोचे बेसुगा कार्यक्रम के अध्यक्ष कौन है, तो सीएम खुद हैं अशोक गहलोत। छत्रपाल सिंह की बात करें तो किस जिले से संबंधित है, तो झुंझुनू से है। फिर उसके बाद में है श्री सौभाग्य सदन गौशाला। अभी अशोक गहलोत ने क्या किया, श्री सौभाग्य सदन गौशाला का उद्घाटन किया था। और ये जो है ये है कहाँ पे, तो देवगढ़। और देवगढ़ जो है वो है राजसमंद। एक ही ध्यान रखना, देवगढ़ शैली की बात करें, चित्र शैलियों में आता है तो देवगढ़ जो राजसमंद आते हैं। देवगढ़ पवन ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहाँ पे है, तो वो है प्रतापगढ़। तो देवगढ़ दो रीजन से है, तो अपने को ध्यान रखना है कौन कौन से, तो देवगढ़ राजसमंद में और एक देवगढ़ कहाँ पे है, प्रतापगढ़। इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट योजना जो है वो लड़की के जन्म पर पिंक कलर की। वाटर सिक्योरिटी प्लान जो है अटल भूजल योजना के अंतर्गत। उसके बाद में जो है बेसुगा कार्यक्रम के अध्यक्ष की बात करें तो अशोक गहलोत। छत्रपाल सिंह की बात करें तो झुंझुनू के 23 वर्षीय जवान हैं जो जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले में क्या हो गए थे, शहीद हुए। श्री सौभाग्य सदन गौशाला जो है उसका जो है वो कहाँ पे है, तो देवगढ़ में है। अब इसके अलावा देखो क्या है, अभी अफ्रीका जो महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है वो पोलियो मुक्त महाद्वीप घोषित हुआ है। पोलियो मुक्त महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में अंतिम जो देश था वो था नाइजीरिया, जहां पोलियो संक्रमण था। और नाइजीरिया जो है वो क्या हो गया, पोलियो मुक्त। इस कारण से अफ्रीका महाद्वीप जो है वो क्या है, पोलियो मुक्त महाद्वीप। अभी यदि वर्तमान की बात करें तो कहाँ अभी भी पोलियो का संक्रमण या पोलियो का प्रभाव रहता है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो अभी भी क्या है, पोलियोग्रस्त। और यदि हमने से पूछे कि भारत जो है, तो भारत एक पोलियो मुक्त राष्ट्र है, पोलियो मुक्त राष्ट्र है। और 2014 में क्या हुआ था, भारत जो है वो पोलियो मुक्त हुआ था। उसके बाद में देखो, एक तो इजराइल और दूसरा है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। इन दोनों के बीच में पिछले 49 सालों से क्या चल रहा था, तनावपूर्ण संबंध चल रहे थे, इजराइल और यूएई के। अभी इन दोनों देशों के बीच में क्या हुआ है, शांति समझौता हुआ है डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में। अब यदि हमने सोच लिया कि इन दो देशों के बीच में 49 वर्ष के बाद में समझौता हुआ है, तो इजराइल और यूएई के बीच में क्या हुआ है, 49 सालों के बाद में समझौता हुआ। और यूएई ने क्या किया है, होप। अब ये होप क्या है, तो मंगल ग्रह पर प्रक्षेपित यान है जो मंगल ग्रह की जानकारी जो है वो उपलब्ध करवाएगा। मंगल ग्रह की कौन से राष्ट्र ने भेजा है, तो यूएई ने भेजा है, जिसका नाम क्या है, तो होप। देखो अफ्रीका महाद्वीप जो है वो पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। नाइजीरिया पोलियो मुक्त अभी राष्ट्र है वो घोषित हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप टोटल हो गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी पोलियो से रिलेटेड। भारत जो पोलियो मुक्त घोषित हुआ था 2014 में। इजराइल और यूएई के बीच में 49 साल बाद में शांति समझौता हुआ है। और यूएई ने कौन से मंगल ग्रह पर कौन सा उपग्रह भेजा है, तो होप जो है वो उन्होंने अभी भेजा है। उसके बाद में क्या है कि एक हिम तेंदुआ संरक्षण, यदि आपने सोचे कि भारत में हिम तेंदुआ संरक्षण जो है वो कहाँ है, तो भैरव घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में क्या है, सबसे हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की शुरुआत की गई। एक यदि आपने सोचे कि भारत में सबसे बड़ा स्तंभ पुल कहाँ पे बनाया जाएगा, तो सबसे बड़ा पुल जो है वो है मणिपुर में। और मणिपुर में भी कौन सी नदी पर है, तो इजाई नदी पर। कौन सी नदी पर है, इजाई नदी पर। देखो
अफ्रीका महाद्वीप जो है वो पोलियो मुक्त राष्ट्र है। इजराइल और यूएई के बीच में 49 साल बाद में शांति समझौता हुआ है। होप जो है वो क्या है कि यूएई का मंगल ग्रह पर प्रक्षेपित किया गया। हिमतेंदुआ संरक्षण जो है वो भैरव घाटी उत्तराखंड में है। सबसे बड़ा स्तंभ पुल की बात करें तो मणिपुर में है ईजाई नदी पर। उसके बाद में यदि अपने सोचे डॉक्टर राजीव स्वरूप, अब राजीव स्वरूप कौन है? तो राजीव स्वरूप जो है वो राजस्थान के मुख्य सचिव। अब यदि अपने सोचे कि राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है, तो मुख्य सचिव जो है वो कौन है? राजीव स्वरूप। और राजीव स्वरूप ने इनका स्थान लिया है डीबी गुप्ता के स्थान पर, देवेंद्र भूषण गुप्ता के स्थान पर। अब मुख्य सचिव जो है वो कौन है? तो राजीव स्वरूप है। सबसे बड़ा स्तंभ पुल जो है वो मणिपुर में है, ईजाई नदी के तट पर है। उसके बाद में यदि अपने सोचे हिमतेंदुआ संरक्षण है भैरव घाटी है। देखो उसके बाद में है ऑपरेशन समुद्र सेतु। अब ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है? कोविड-19 के अंतर्गत विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने चलाया हुआ अभियान है ऑपरेशन समुद्र सेतु। मालदीव, श्रीलंका, ये डायरेक्ट है कि ये क्या है? ऑपरेशन समुद्र सेतु ये है नौसेना से रिलेटेड है। और एक था वंदे भारत, ये भी किससे रिलेटेड है? विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने का। ये है विमान सेवा के द्वारा वापस लाया गया। और ये ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है वो किससे लाया गया? तो नौसेना के माध्यम से लाया गया। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है वो क्या है? पोलियो मुक्त है। उसके बाद में इजराइल और यूएई के बीच में समझौता हुआ है 49 साल बाद में। होप जो है वो यूएई का उपग्रह है, मंगल ग्रह पर भेजा गया। हिमतेंदुआ संरक्षण जो उत्तराखंड में सबसे बड़ा पुल जो है, स्तंभ पुल जो है मणिपुर में ईजाई नदी पर। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप। ऑपरेशन समुद्र सेतु और वंदे भारत जो है वो कोविड-19 के अंतर्गत फंसे हुए जो थे उनको लाने के लिए चलाया गया। उसके बाद में 44 में है श्री राम मंदिर का शिलान्यास। अब श्री राम मंदिर शिलान्यास कब किया गया? 5 अगस्त 2020 को। 5 सदस्यों ने क्या किया था? वहां पे भाग लिया था। कौन कौन थे? एक तो मोदी, दूसरे थे योगी जी, तीसरी आनंदीबेन पटेल, चौथे मोहन भागवत और पांचवे थे नृत्य गोपाल दास। और ये नृत्य गोपाल दास जो है वो है श्री राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष। और मोहन भागवत की बात करें तो आरएसएस प्रमुख, योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री और ये यूपी के गवर्नर और मोदी जी पीएम। तो 5 सदस्यों ने क्या किया था? भाग लिया था श्री राम मंदिर के शिलान्यास में। और शिलान्यास की बात करें तो शिलान्यास हुआ कब था? 12:44 पे। ये है ना 12:44 पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया था? श्री राम मंदिर का क्या किया? शिलान्यास जो है वो किया। अब यदि अपने सोचे श्री राम मंदिर का शिलान्यास जो है वो कब किया गया था? तो कब किया गया? 5 अगस्त 2020 को किया गया। एक यदि अपने सोचे कि बेरूत बंदरगाह, अब ये बेरूत बंदरगाह है ना, तो बेरूत बंदरगाह जो है वो है लेबनान की राजधानी है बेरूत। और इसमें क्या हुआ था? बेरूत बंदरगाह पे एक भयावह या भयानक विस्फोट हुआ था, जिसमें क्या हुए 180 व्यक्ति तो मारे गए और 600 व्यक्ति जो है वो क्या हुए थे? घायल हुए थे, जिसके कारण बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था बेरूत बंदरगाह। अब यदि मैं सोचे बेरूत बंदरगाह कहाँ है? तो लेबनान की राजधानी है वहाँ। यहाँ पर क्या हुआ? विस्फोट हुआ था जिसमें 180 लोग मारे गए, 600 लोग क्या हुए थे? घायल हुए। तो श्री राम मंदिर की बात करें तो श्री राम मंदिर जो है वो 5 अगस्त 2020 को। उसके बाद में यदि अपने पूछे कि आईसीसी ने
जो है वो प्रदीप कुमार सिंह जोशी हैं। ये फीफा 2023 की बात करें, फीफा फुटबॉल कप है, विश्व कप है, और इसका आयोजन जो है या मेजबानी जो है वो कौन करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पहली बार होगा जो फीफा का क्या करेंगे, आयोजन जो है वो करेंगे। यदि अपने सोचे फीफा की बात करें तो फीफा जो है इनका फीफा की बात करें तो फीफा जो है वो कहाँ उसका आयोजन होगा? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। उसके बाद में एक है रासुका रापोरा, रासुका रापोरा। अब ये कौन है? गेबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री। अब यदि आपने पूछे कि रासुका रापोरा कौन है, तो गेबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री। देखो सीरीनाम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 बेरूत बंदरगाह लेबनान की राजधानी है जो विस्फोट के कारण चर्चा में रहा। आईसीसी गेस्ट ऑलराउंडर बेन स्टोक्स, चेतन चौहान क्रिकेटर भी हैं, यूपी कैबिनेट मंत्री थे जिनका हाल ही में कोरोना से क्या होगी, डेथ होगी। प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी अध्यक्ष हैं। फीफा 2023 की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड क्या है इसके मेजबान देश रहेंगे। रासुका रापोरा की बात करें तो गेबोन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। आगे नेक्स्ट जो है वो क्या है कि 4 समितियों का राजस्थान में भी गठन हुआ है। जैसे एक तो 51 नंबर पे अपने को पहले ये ध्यान रखना है जनलेखा समिति। अब यदि अपने से पूछे कि जनलेखा समिति के अध्यक्ष जो हैं वो किन्हें बनाया गया है, तो किन्हें बनाया गया है? गुलाब चंद कटारिया को। देखो यदि अपने से पूछे कि हाल ही में कितनी समितियों का गठन हुआ है, तो 4 समितियों का गठन हुआ है, जिसमें जनलेखा समिति के अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया है? गुलाब चंद कटारिया को। ऐसे ही प्राक्कलन समिति की बात करें, प्राक्कलन समिति, और प्राक्कलन समिति में कै की बात करें तो प्राक्कलन समिति के कै के जो अध्यक्ष जो हैं वो किन्हें बनाया गया? तो राजेंद्र पारिक को। किन्हें बनाया गया? राजेंद्र पारिक को। ऐसे ही देखो 4 समितियां हैं जिनमें जनलेखा समिति की बात करें तो जनलेखा समिति के तो कौन है? गुलाबचंद कटारिया। प्राक्कलन समिति कै के कौन हैं? तो कै के जो है वो है राजेंद्र पारिक। प्राक्कलन समिति कै की बात करें तो इसके कौन है? दयाराम। और चौथी जो है वो है राजकीय उपक्रम समिति, राजकीय उपक्रम समिति। और राजकीय उपक्रम समिति के जो है वो किसको अध्यक्ष बनाया गया है? हेमाराम चौधरी को। देखो 4 समितियों का विघटन हुआ है, जनलेखा समिति, फिर प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में भी 2 पार्ट हैं, कै और खै। तो जनलेखा समिति के अध्यक्ष जो हैं वो किनको बनाया गया? गुलाबचंद कटारिया को। प्राक्कलन समिति कै के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? राजेंद्र पारिक को। और प्राक्कलन समिति खै की बात करें तो दयाराम को बनाया गया। और 4th पे जो है राजकीय उपक्रम समिति, राजकीय उपक्रम समिति की बात करें तो हेमाराम चौधरी जो है उनको क्या बनाया गया? इनका अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद में यदि अपने से पूछे अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क। अब इस अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की बात करें तो 10,000 मेगावाट उत्पादन का जो ये पार्क है वो कहाँ लगाया जाएगा? तो जैसलमेर में लगाया जाएगा। और वैसे सोलर एनर्जी में राजस्थान जो है वो पहले नंबर पर रहा है। देखो यदि अपने सोचे अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क जो है वो कहाँ लगाया जाएगा? तो जैसलमेर में। और सोलर पार्क की सोलर एनर्जी की बात करें तो राजस्थान जो है वो भारत में पहले नंबर पर है। और अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की बात करें तो कितने मेगावाट जो है उत्पादन करेगा? तो 10,000 मेगावाट का उत्पादन करेगा। उसके बाद में है ताराचंद गोयल। ताराचंद गोयल। अब ये ताराचंद गोयल जो थे ये क्या करते थे? फूल बेचने का काम करते थे। किनका काम करते थे ताराचंद गोयल? फूल बेचने का। और जब क्या हुआ कोविड-19 में इनका काम जो है वो ठप हो गया।
ताराचंद गोयल फूल बेचने का काम करते थे। कोविड-19 में इनका काम जो है फूल बेचने का काम जो है वो ठप हो गया, तो इन्होंने क्या किया, फूलों की खेती की और उस फूलों की खेती से जैविक गुलाल बनाया। अब यदि अपने से पूछे कि ये जो जैविक गुलाल जो है वो अभी वर्तमान में किसने बनाया, तो ताराचंद गोयल ने बनाया, क्योंकि कोविड-19 में उनका काम जो है वो क्या हो गया था, बिल्कुल ठप हो गया। और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, फूलों से जैविक गुलाल बनाया। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन देखो, एक तो था स्माइल प्रोजेक्ट, सेकंड था शिक्षा वाणी और थर्ड है शिक्षा दर्शन। अब ये शिक्षा दर्शन क्या है, शिक्षा से रिलेटेड है और कोविड-19 के अंतर्गत बच्चों को एजुकेशन से जोड़ने के लिए, शिक्षा से जोड़ने के लिए डीडी नेशनल पर यानी टीवी पर क्या चलाया गया, ये एक प्रोग्राम चलाया गया शिक्षा दर्शन, जिससे क्या हो कि बच्चों को एजुकेशन के साथ जुड़ाव रखा जाए। तो देखो 4 समितियों का भी हाल ही में गठन हुआ है। जनलेखा समिति के अध्यक्ष की बात करें तो गुलाब चंद कटारिया, प्राकलन समिति कै की बात करें तो राजेंद्र पारिक, फिर उसके बाद में जो है कै की बात करें तो दयाराम, राजकीय उपक्रम समिति की बात करें तो हेमाराम चौधरी। उसके बाद में अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की बात करें तो इसका जो उद्घाटन जो है ये कहाँ बनाया जाएगा, तो जैसलमेर में। और राजस्थान जो है वो सोलर एनर्जी में क्या रहा है, पहले नंबर पर रहा है। फिर उसके बाद में अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क जैसलमेर से रिलेटेड है। ताराचंद गोयल फूलों से जैविक गुलाल बनाया है और शिक्षा दर्शन जो है वो शिक्षा से जोड़ने के लिए दूरदर्शन पर चलाया जाने वाला एक कार्यक्रम है। उसके बाद में यदि अपने से पूछे, जैसे अभी क्या हुआ है कि अज्ञात वाहन से यदि दुर्घटना हो जाने पर, और दुर्घटना में क्या हो गया, यदि मृत्यु हो गई तब तो 2 लाख रुपए जो है उनके परिवार को, और यदि गंभीर रूप से घायल जो हो जाता है तो गंभीर रूप से घायल होने पर 50,000 रुपये जो है वो राज्य सरकार उसको क्या देगी, हेल्प के रूप में देगी। तो अज्ञात वाहन से यदि दुर्घटना हो जाती है और दुर्घटना में यदि मृत्यु होगी तो परिवार को 2 लाख रुपये, और यदि गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो 50,000 रुपये जो है वो उसे दिया जाएगा। उसके बाद में हलधर ऑर्गेनिक फार्मर राष्ट्रीय अवार्ड। अब देखो यदि हलधर ऑर्गेनिक की बात करें, ऑर्गेनिक फार्मर और राष्ट्रीय अवार्ड की बात करें तो ये किसे दिया गया है, तो जयपुर के सुरेंद्र अवाना को दिया गया। अब ये ऑर्गेनिक खेती की बात करें तो हलधर ऑर्गेनिक फार्मर राष्ट्रीय अवार्ड जो है वो किसे दिया गया, तो सुरेंद्र अवाना को। एक यदि अपने से पूछे बलराम योजना, तो ये बलराम योजना जो है वो कौन से राज्य ने स्टार्ट की है, तो उड़ीसा राज्य ने, और किससे रिलेटेड है, तो किसानों से रिलेटेड है। देखो हलधर ऑर्गेनिक फार्मर राष्ट्रीय अवार्ड की बात करें तो किसे दिया गया है, जयपुर के सुरेंद्र अवाना को दिया गया है। बलराम योजना की बात करें तो बलराम योजना किस राज्य से शुरू की गई है, उड़ीसा से, और किन से रिलेटेड है, तो ये किसानों से क्या है, रिलेटेड है। उसके बाद में अज्ञात वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर परिवार को कितने लाख रुपए हैं, तो 2 लाख रुपए हैं। गंभीर रूप से घायल हो जाने पर कितने रुपए, 50,000 रुपये जो है वो राज्य सरकार देती है। उसके बाद में यदि अपने से पूछे कि विष्णुदत्त बिश्नोई जो है राजगढ़ चूरू में सीआई थे और इन्होंने क्या कर लिया था, आत्महत्या की थी। और अभी जो है आत्महत्या की जांच जो है वो क्या कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, क्योंकि कई जो बिश्नोई समाज है उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अंडर प्रेशर या किसी भी तरह का वो क्या है एक उनकी डेथ आत्महत्या न होकर वो कुछ न किसी तरह का पॉलिटिकल उनका दबाव था जिसके कारण हुई। तो सीबीआई अभी भी उनकी मृत्यु की क्या कर रही है, जांच कर रही है। और यदि अपने से पूछे ये कहाँ से रिलेटेड हैं, तो राजगढ़ चूरू से रिलेटेड है। उसके बाद में है राजस्थान
उद्योग मित्र। ये राजस्थान उद्योग मित्र क्या है? एक पोर्टल है उद्योग से रिलेटेड, और इसे हाल ही में राजस्थान फ्लैगशिप योजना में क्या किया गया? इसे शामिल किया गया। तो विष्णुदत्त बिश्नोई जो है राजगढ़ में थे, राजगढ़ से रिलेटेड है। आत्महत्या के मामले में ये आत्महत्या के कारण चर्चा में रहे, और इनकी ईमानदारी जो है, जहाँ भी गए ईमानदारी से इन्होंने वर्क किया। अभी इनकी जो आत्महत्या के बाद इनकी CBI जो है वो जांच कर रहे हैं। राजस्थान उद्योग मित्र एक पोर्टल है जिसे राजस्थान सरकार ने फ्लैगशिप योजना में क्या किया है? इंक्लूड किया है। बलराम योजना की शुरुआत की बात करें तो उड़ीसा से स्टार्ट हुई है, किसानों से रिलेटेड है। हलधर ऑर्गेनिक फार्मर राष्ट्रीय अवार्ड की बात करें तो जयपुर से है, जयपुर के सुरेंद्र रवाना दुदू से हैं। उसके बाद में अज्ञात वाहन दुर्घटना में मृत्यु को कितने लाख रुपए हैं? तो 2 लाख रुपए हैं। और गंभीर रूप से घायल हो जाने पर कितने रुपए हैं? तो 50,000 रुपये। उसके बाद में आचार्य महाप्रज्ञ इनकी क्या हुई? अभी 100वीं जयंती जो का आयोजन हुआ था, और उन 100वीं जयंती पर क्या हुआ था? अशोक गहलोत ने इनकी जो भित्ति चित्र का अनावरण किया था, या अपने ये कहते हैं विमोचन किया, या उसका उद्घाटन किया था भित्ति चित्र का, आचार्य महाप्रज्ञ की 100वीं जयंती पर। और इस भित्ति चित्र का जो चित्रकार जो था, बनाया किसने था? तो राजेश भंडारी ने। यदि अपने से पूछ ले भी आचार्य महाप्रज्ञ का जो म्यूरल कह दो या भित्ति चित्र कह दो, उसके चित्रकार कौन है? तो राजेश भंडारी जो है वो क्या है उनके। फिर उसके बाद में जो है अभी वर्तमान जो है कोविड-19, अब इस कोविड-19 में क्या है? प्रबंधन सूचकांक। अब ये प्रबंधन सूचकांक जो है, मैनेजमेंट जो इंडेक्स जो है, उसमें राजस्थान जो है वो पहले नंबर पर रहा है। राजस्थान जो है वो कौन से नंबर पर रहा है? तो पहले नंबर पर। अब यदि अपने से पूछ ले कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक की बात करें तो राजस्थान कौन से नंबर पर रहा है? तो राजस्थान जो है फर्स्ट नंबर पर रहा है। उसके बाद में एक वर्डिंग जो है वो है इंक्यूबेशन। देखो इंक्यूबेशन क्या होता है? कोविड-19 से रिलेटेड है। देखो इसमें क्या होता है कि एक जो कोविड-19 से संक्रमित रोगी है, उस संक्रमित रोगी के संपर्क में कोई स्वस्थ व्यक्ति आता है, तो वो जो कोविड-19 जो वायरस जो है वो किस में जाएगा? स्वस्थ व्यक्ति में जाएगा। और उस कोविड-19 के लक्षण जो हैं वो उसमें 14 दिन बाद परिलक्षित होते हैं। 14 दिन बाद वो क्या होते हैं? उसमें परिलक्षित होते हैं। वो 14 दिन का जो पीरियड जो है वो क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन कहलाता है। वैसे इंक्यूबेशन मीन्स होता है अंडे का ऐसे तापमान पर पकना जिसपे वो मैच्योर हो जाए या परिपक्व हो जाता है, उसको कहते हैं। और जो ये कोविड-19 वायरस जो है वो 14 दिन बाद में अपने लक्षण जो है वो उसके व्यक्ति के संपर्क में आने से बाद में पता लगते हैं। तो 14 दिन का ये जो टाइमिंग है वो क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन कहलाता है। थैंक यू।